तो गिज्जू भाई का एक कथन है। गिज्जू भाई वो कहते हैं, प्रतिपल मैं नन्हे बालकों में, प्रतिपल मैं नन्हे बालकों में बसने वाली महान आत्मा के दर्शन करता हूँ। यह दर्शन मेरे भीतर एक प्रेरणा जगा रहा है कि बालकों के अधिकारों की स्थापना करने के लिए ही मैं जीऊँ और यही काम करते करते मर मिटूँ। ये गिज्जू भाई का कथन था, लिख लीजिएगा। गिज्जू भाई का ये कथन है, प्रतिपल मैं नन्हे बालकों में बसने वाली महान आत्मा के दर्शन करता हूँ। प्रतिपल मैं नन्हे बालकों में बसने वाली महान आत्मा के दर्शन करता हूँ। यह दर्शन मेरे भीतर एक प्रेरणा जगा रहा है कि बालकों के अधिकारों की स्थापना करने के लिए, कि बालकों के अधिकारों की स्थापना करने के लिए मैं जीऊँ और यही काम करते करते मर मिटूँ। ये गिज्जू भाई का कथन था। रिपीट कर दीजिए एक बार। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, मैच कर लीजिएगा। प्रतिपल मैं नन्हे बालकों में बसने वाली महान आत्मा के दर्शन करता हूँ। यह दर्शन मेरे भीतर एक प्रेरणा जगा रहा है कि बालकों के अधिकारों की स्थापना करने के लिए ही मैं जीऊँ और यही काम करते करते मर मिटूँ। इसके बाद में कुछ एक कहानी है, कुछ एक इनके बारे में बोलते हैं, जो राम नरेश सैनी जो इनके साथ में रहे हुए थे, जिनको राम भाई कहकर पुकारते थे, तो इनके संबंध में एक कहानी है, कुछ कथन है। एक रात थी, शांत नीरव रात, ढलती रात के तारे निरभ्र आकाश में टिमटिमा रहे थे। निरभ्र मीन्स क्या होगा यहाँ पर? साफ आकाश में। लगभग 3:30 बजे थे। चारों तरफ खामोशी थी। पशु पक्षी सोए हुए थे। गुलाबी हवा में, हवा उस समय गुलाबी हवा चल रही थी सुबह के 3:30 बजे। चौकीदार भी की आंखें लग गई होंगी शायद, चौकीदार भी शायद उस समय सो गया होगा। सभी सोए हुए हैं, 3:30 बजे का समय ऐसा होता है। लेकिन एक ऐसा समय, एक बाल मंदिर के एक छोटे से मकान में दीपक जल रहा है। एक बाल मंदिर उनका संस्था थी, वहाँ पर एक छोटा मकान था, उसमें एक दीपक जल रहा है। घर के सभी लोग लगभग गहरी नींद में सो ही रहे होंगे। वहाँ केवल जाग कौन रहा है? वहाँ पर जाग रहा है एक कर्मयोगी, जिसकी चौड़ी टेबल पर पत्रिकाएं, पुस्तकें, लिखे हुए कागज़ों के ढेर आदि वहीं टेबल पर पड़े हुए हैं। उनकी लेखनी सरपट दौड़ रही है, और लेखनी जब चल रही है तो वहीं से एक आवाज़ आती है। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आती है। तो अंदर से प्रश्न आता है, कौन? चलती हुई लेखनी के साथ ये प्रश्न गिज्जू भाई पूछते हैं। तो आवाज़ बाहर से आती है, ये तो मैं कौन? राम भाई। वो राम भाई बोले थे। वो बोल रहे थे कि समय हो गया है, समय हो गया है ना भाई। तब तक गिज्जू भाई इधर से बोले, ना भाई, अभी तो 3:30 ही बजे हैं। तो फिर गिज्जू भाई बोलते हैं कि अच्छा, तो फिर आप आज भीतर आ जाओ, अंदर आ जाओ, मैं ये एक अध्याय पूरा कर लूँ। राम भाई बोलते हैं, कब से लिख रहे हो? तो गिज्जू भाई ने कहा कि घंटा भर हुआ होगा, जाग गया तो लिखने बैठ गया। और तब यही गुरु शिष्य की गाड़ी वहीं पर चल पड़ी। ये थे राम नरेश सैनी जी। तब कहते हैं, ये थे हमारे गुरु जी
गिज्जू भाई, उनके संबंध में कहा जाता है, गिज्जू भाई के संबंध में, द कैंडल वॉज बर्निंग एट बोथ द इंड्स, मीन्स द कैंडल वॉज बर्निंग एट बोथ द इंड्स। मीन्स क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा उनके, इसका अर्थ ये यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे उनकी जो काम करने की प्रवृत्ति थी, जो इनकी चाह थी, इच्छा थी, वो बहुत ही, उनकी काम करने की प्रवृत्ति तीव्र थी। वो देर रात तक अपने बीमार बच्चों को, मीन्स उनके बाल मंदिर में बच्चे रहते थे, उन बाल मंदिर में बच्चे बीमार हो जाते थे तो वो रात भर जागरण करते रहते थे, जागरण में से जागते थे, उनकी सेवा करते थे। और जो समय मिलता था उसमें एक उनके संस्था में, मंदिर में और भी कुछ सदस्य थे, जिनमें थे प्रभुलाल नाम का एक सदस्य था। वो उनसे, वो जाग भी रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं और साथ में उनसे मनोविज्ञान की भी बातें कर रहे थे। और वो मनोविज्ञान की बातें करते हुए जो प्रभुलाल का ज्ञान था उसको प्रेम भाव से, उसको अभ्यास के द्वारा उसको पूरा कर रहे थे। मीन्स कह सकते हैं कि जो कैंडल वाज बर्निंग ऑफ द बोथ द एंड्स, मतलब मोमबत्ती के दोनों छोर, मोमबत्ती के दोनों छोर जलने से यहाँ पर अर्थ लिया गया है। मीन्स काम का इतना भार, काम था ही, इतना भार कैसे कोई सहन कर सकता है। जब कोई गिज्जू भाई बुखार में है और दमा भी उनको हो गया है, उस समय जो अंतिम समय की ये इनकी स्टोरी है, अंतिम समय में ये उनके वाक़े कहे जा रहे हैं, जब उनकी मृत्यु नज़दीक आ रही थी, उन्हें बुखार और दमा हो गया था, तब भी वो अपना काम बराबर जारी रखते रहते हैं। उनके और भी एक साथ में थे, नाना सेन भट्ट का नाम करके थे, उनको नाना भाई कहकर पुकारते थे। तो नाना भाई ने उनकी लाक्षणिक शैली, एक लाक्षणिक शैली होते, उनमें उनसे कहा, गिज्जू भाई से कहा, घोड़ा जब थक जाता है तो कुछ समय के लिए उसे खूंटे से बांधना चाहिए या नहीं। मतलब यहाँ पर गिज्जू भाई जो बराबर काम करते रहे थे, तो उनसे कह रहे थे कि बीमार भी थे, काम भी कर रहे थे, तो उनसे यही कहना चाह रहे थे कि आप थोड़ी देर आराम कर लिए, रात में मत जागिए, आराम कर सकते हैं। लेकिन गिज्जू भाई क्या उसके बदले में जवाब देते हैं नाना को क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि नाना भाई, जो लोग लंबी उम्र मांगते हैं उनसे बढ़कर कोई मूर्ख नहीं है। 100 वर्ष की उम्र मांग कर भी 10 वर्ष जितना काम ना करने की बजाय 50 वर्ष की उम्र मांग कर 100 वर्ष का काम कर डालना मुझे कहीं अधिक पसंद है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग लंबी उम्र की इच्छा करते हैं, 100 वर्ष से हम अधिक जिएं, उनसे बढ़कर कोई मूर्ख नहीं है। वो कहना ये चाहते हैं कि हमें केवल 100 वर्ष की उम्र की बजाय हम उनसे 100 वर्ष की उम्र मांगें और काम 10 वर्ष का भी ना कर पाएँ अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, वो ठीक नहीं है। हमें केवल 50 वर्ष की उम्र मिल जाए और उस 50 वर्ष की उम्र में हम 100 वर्ष का काम कर डालें, ये मुझे कहीं अधिक पसंद है। अर्थात कह सकते हैं कि जीवन में मंथर गति से रगड़ते हुए काम करने वाले लोग मुझे बहुत, उन लोगों से मुझे बहुत चिढ़ है। मंथर गति से मीन्स धीमी गति से, जीवन में जो धीमे धीमे गति से काम कर रहे हैं उनसे मुझे चिढ़ है। मीन्स उनका क्या काम होगा? खाना और पीना, सोना और बैठना, काम करना, आराम करना, ये सारे चोंचले मुझे नहीं आते। मीन्स खाना है, पीना है, सोना है, बैठना है, काम करो, 1 घंटे काम करो, 1 घंटे आराम करो, ये सारे चोंचले मुझे नहीं आते हैं। उनका कहने का अर्थ ये था कि मुझे रेगुलर बराबर तरीके से काम करना होगा, मुझे काम करना पसंद है। लेकिन तभी नाना भाई कहते हैं कि आप अस्वस्थ हैं, तब तक के लिए बाल मंदिर का काम आप ना करें। नियामक रूप से मैं, ये मेरा मीन्स कह सकते हैं, हम इसमें सहयोग करेंगे, हम जो कार्य करना है हम कर लेंगे, आप अस्वस्थ हैं तब तक आप बाल मंदिर का काम मत करें। अब अंतकाल का जब समय उनका आ रहा था, अंतकाल जब उस समय बीमार थे, काफ़ी बीमार थे, अब ये था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, किसी भी समय हो सकती है। तो एक कबीरदास की पंक्तियाँ, जो नाना भाई साहब थे, भट्ट थे, इनकी भी बुक्स आपको मिलेंगी,
वो कह रहे थे कि उनकी एक कबीरदास की पंक्तियाँ कुछ याद आती हैं, रहना नहीं देश वीराना है, ये उनकी कुछ पंक्तियाँ थी। और अंतिम समय में गिज्जू भाई ने अपनी आखिरी चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, लाइफ इज़ नॉट इटर्नल, आई एम क्लोजिंग माई अकाउंट। लाइफ इज़ नॉट इटर्नल, आई एम क्लोजिंग माई अकाउंट, अर्थात मेरी मृत्यु पर कोई रोए नहीं। इस प्रकार से एक शांत दीर्घ निश्वास और बालकों की मूछाली माँ, उनको बालक मूछाली माँ कहकर पुकारते थे। आप लोग जानोगे, जब संजय आपको पढ़ाएंगे तो जानोगे कि मूछाली माँ क्यों कहते थे। मूछाली माँ का जीवन दीप बुझ गया। इस प्रकार से हम देखते हैं उनकी जन्म और मृत्यु के बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। तो इस प्रकार से हम गिज्जू भाई के बारे में अब हम देखेंगे कि कौन थे ये गिज्जू भाई और इनके क्या क्या आशय थे, शिक्षा के प्रति इन्होंने कौन से कार्य किए, अब हम जानेंगे संजय के द्वारा। ठीक है गार्जियन, तो है एजुकेशनल थॉट फॉर क्रिएट फिलासफर गिज्जू भाई। तो सबसे पहले थोड़ी सी एक तस्वीर यहाँ से साफ कर लेनी चाहिए कि ये फिलासफर, तो चाहे इंडियन फिलासफर हो चाहे वेस्टर्न फिलासफर, कि पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये जितने भी हुए हैं फिलासफर, चाहे इंडियन फिलासफर हो चाहे वेस्टर्न, की वर्तमान के शिक्षा में इनका क्या प्रासंगिकता है। जब इस ओर जाते हैं तो लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं। बेसिकली कारण क्या है, ये न तो कोई कमीशन के अकॉर्डिंग नियुक्त किए गए थे, न किसी कमेटी के मेंबर में थे, न किसी काउंसिल के मेंबर में थे। बेसिकली जब समाज बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहा होता है, तो चाहे किसी भी देश की, चाहे किसी भी कंटोनेंट की बात की जाए, तो उस समय कई ऐसे लोग रहते हैं जो समाज के बहुत समस्याओं को बहुत ही बारीकी से चिन्हित और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी सभ्यता कहीं न कहीं जो विरासत में मिली हुई होती है, उसको आगे संजो के उसमें मैनिपुलेशन करके आगे बढ़ाते हैं। तब पाते हैं कि बढ़ाने का कार्य कब करेंगे, जब तक पीछे का अपना एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। उसी के आधार पर चाहे भारत के एजुकेशनल थिंकर की बात करें तो बेसिकली फ़िलासफ़ी पढ़ते क्यों हैं, सबसे बड़ा कारण प्रश्न तो यही उठता है। फ़िलासफ़ी क्या होता है, कितने बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे वेस्टर्न फ़िलासफ़र है, इंडियन फ़िलासफ़र है। बेसिकली क्या है कि इन लोगों के टेम्परामेंट, इनका दृष्टिकोण समाज के प्रति अलग अलग है। अलग अलग मीन्स कि कुछ लोग की परिस्थितियाँ उस समय सिचुएशन अकॉर्डिंग कुछ और थी, उन्होंने कुछ और सिद्धांत दिए। कुछ के समय कुछ और चीज़ें आई तो उसने कुछ और दिया। जब सब लोगों को पढ़ने के बाद बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन होता है, बहुत बड़ा विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि अरे उन्होंने तो ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, क्या सही होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रश्न जब खड़ा होता है क्या सही होना चाहिए, तो ये हमारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है कि आपको यही समझना है, क्योंकि आप पेइंग टीचर एजुकेटर, बेसिकली आप जब देखते हो तो ऐसे सब्जेक्ट ऐसे लोगों को पढ़ाया जाता है जो सोशल के एक अभिन्न अंग होते हैं, यानी कि सोसाइटी के एक अभिन्न अंग होते हैं। वो आप टीचर हो, तो चाहे प्रशासनिक लेवल के कोई अधिकारी बनने के की और आगे बढ़ रहे हो, आप ऐसे लोगों को इस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाती है ना। आप अगर बैंकिंग की तैयारी करेंगे तो एसएससी की तैयारी करेंगे तो सिर्फ आपको जनरली जनरल स्टडी के रिगार्डिंग आपको पढ़ने के लिए बताया जाएगा, ना कि इस तरीके से चीज़ें बताई जाएगी। कारण क्या है कि हम एज अध्यापक बनने जा रहे हैं। अध्यापक बनने के लिए जो दायित्व हमारा क्या होगा, समाज के कई ऐसे वर्ग होंगे जिनसे हमारा सामना होगा। तो उन क्या होगा, उनके विचार भिन्न होंगे। उन विचारों से पहले हम फलीभूत हो चुके होते हैं। तो जब फलीभूत हो जाएंगे तब जहाँ वो उन लोगों के विचारों को सुनने के बाद क्या होगा, तो हम उसमें तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इसीलिए सारे थाटों को, सारे स्कूल जितने वाद हैं, पढ़ने के बाद ये हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि सभी विचारों को चिंतन मनन करने के बाद एक ऐसा कैलकुलेशन आप निकालिए जो ज़रूरी हो। क्योंकि जो मेरिट और डिमेरिट होता है, ये हमारा यही समाहित हो जाता है कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एज अ टीचर, वो चाहे टीचर एजुकेटर की भूमिका में हो, चाहे एज अ टीचर असिस्टेंट टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेवल में जब जाते हैं, तो वहाँ हमको ये मेरिट डिमेरिट नहीं होता। वहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग खुद जज कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत, उसके हिसाब से हमको निर्णय देना रहता है।
उसी आधार पे आज जब हम बात करने जा रहे हैं गिजू भाई, तो बात करें गिजू भाई की, तो जिस समय हमारा देश करीब बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के अधीन था, गुलाम था, उस समय जिस तरीके से महात्मा गांधी जी राजनीतिक आंदोलन कर रहे थे, साथ ही साथ उन्हीं के साथी ये भी थे, उनके कुलीग थे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भी क्या कहते हैं वकालत के कानूनी कार्रवाई की ये ज्ञाता थे, तो बहुत चीज़ों की ये बारीकी समझते थे, क्योंकि कानूनी कार्रवाई तर्क उतर करने के क्षमता ज़्यादा समझते थे। तो इनको लगा कि बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि कोई भी सभ्यता का विकास तभी संभव हो जब एक नैतिक और चारित्रिक का गुणात्मक विकास हो, एक भावना के साथ विकास हो। तब उन्होंने देखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जब उन्होंने इनको एक उपनाम जैसा दिया जाता है कि गिजू भाई, तो बेसिकली इनका पूरा नाम तो कुछ और है। गिजू भाई ये बालकों के भगवान के अवतार के रूप में अथवा औलिया के रूप में जाने जाते हैं। मीन्स औलिया वो होते हैं जो महापुरुष वे होते हैं जो भगवान की खोज में सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही सहज वैराग गिजू भाई का जीवन था कि बच्चों के लिए अपना जीवन, अपना सुख सब एकदम छोड़ दिए। उसके बाद इनकी यात्रा क्या है आगे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा स्लाइड में कि जीवन परिचय। जीवन परिचय में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि बच्चों के शिक्षा के लिए समस्त जीवन समर्पित कर देने वाले गिजू भाई एक महान विचारक एवं शिक्षाविद थे, जिन्होंने बच्चों की शिक्षा पर गहन चिंतन किया। मतलब बहुत बारीकी से इन्होंने चिंतन मनन किया। कब करने का अवसर मिला इसके बारे में भी आगे हम जानेंगे कि किस संस्था के एक सदस्य बनते हैं, सदस्य बनने के बाद वो कैसी स्थितियाँ बनती है वो आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। थोड़ा सा इनका जो एक आर्ट है देखने की कोशिश करिएगा, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को शायद। यस सर। जैसा कि लिखा होगा, जब तक बालक घरों में मार खाते हैं, गलियों में दुर्गंध खाते हैं और विद्यालय में गालियाँ खाते हैं, तब तक मुझको चैन कैसे। इस इनके भावनात्मक उक्ति से पढ़ने के बाद ये निकलता है कि वाकई में जो समय की परिस्थितियाँ बहुत विकट रही होगी। कि उस समय क्या था कि 6 साल तक का बच्चा होता था, विद्यालय के मुख्य धारा से जुड़ता था, और नहीं जुड़ता था तो गांव में सिर्फ घर में गलियों में टहलता था, घूमता था, घर के काम में अपना हाथ बटाता था। और विद्यालय भी जाता था तो जिस तरीके से समस्याएं देखने को मिलती थी कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा विधियाँ पूर्णतः बालक पर थोपने का काम करती थी। जब वो थोपने का काम करती थी तो उसके हिसाब से जब बच्चे फीडबैक नहीं दे पाते थे तो उनको बहुत सारे टीचरों के द्वारा ताना बाना सुनने को मिलता था, जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते थे, जो क्लास से भी बाहर हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये ऐसी स्थिति तो मुझे चैन कैसे। अगला है इनका एक उक्ति है कि जब तक बालकों के लिए जगह जगह विद्यालय न बने, वाचलाने न बने, कि क्रीड़ा स्थल न बने, बाग बगीचे न बने, नाटक घर न बने, सिनेमा न बने, तब मुझको चैन कैसे। मतलब देखिए इन्होंने किस तरीके से एक समाज का निर्माण करने की परिकल्पना की और आगे उन्मुक्त हो रहे थे। एक ऐसे बालक का वर्ग तैयार करना चाह रहे थे कि एकदम स्वतंत्र रूपों से, एकदम स्वाध्याय के रूप तरीके से, मतलब कोई भी किसी का कोई हस्तक्षेप न हो, उस तरीके से बालक के निर्माण करने की परिकल्पना कर रहे थे। अगला क्या है, जब तक एक भी बालक असम्मानित, अशिष्ट है, यानी अनटचेबल है, बीमार है, गंदा है और अव्यवस्थित है, तब तक मुझको चैन कैसे। मतलब ऐसा कोई भी वर्ग नहीं था, ऐसा कोई भी तबका नहीं था, ऐसा कोई भी आस्कट नहीं था ऐसे बच्चों को ऐसे कि देखने के लिए कि कुछ चीज़ें ऐसे छोड़ दी जाए कि नहीं आपने इस वर्ग को पकड़ा है, इस तरीके से पकड़ा है, इस सोशल परस्पेक्टिव से आपने ध्यान दिया, उस तरीके से नहीं ध्यान दिया। तो सभी चीज़ों को इन्होंने चिन्हित किया है और कहा जब तक इनका सर्वांगीण विकास व्यवस्थित तरीके से, चरणबद्ध तरीके से नहीं हो सकता, तब तक मुझे चैन कैसे। अब देखते हैं इनका जीवन परिचय का क्या यात्रा थी। तो गिजू भाई का जन्म एक साधारण परिवार में 15 नवंबर 1885 को हुआ था, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र के चित्तौड़ प्रथम पत्नी हरिबेन प्रथम और दूसरी थी बेटी जड़ीबेन। अब ये बेसिकली तो किस व्यवसाय से जुड़े थे,
क्योंकि मुख्य रूप से तो जुड़े हुए थे कानूनी वकालत से जुड़े थे। उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खूब मन लगा कर इन्होंने केस को बारीकी से समझा, उस संज्ञान को लिया, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका मन नहीं लग पाया। जब उनका मन नहीं लगा, समाज के बहुत ज़्यादा समस्याएं जब देख रहे थे ज़मीनी स्तर पे, तो उनको लगा कि नहीं, इस समस्याओं को कैसे पार पाया जा सके। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी अमूल्य निधि होती है जो एजुकेशन, एक शिक्षा एक ऐसी मात्र अमूल्य निधि है जिसके द्वारा एक होलिस्टिक एजुकेटेड का जो बहुत अच्छा समग्र समाज का निर्माण किया जा सकता है। उसी के तरफ इन्होंने आगे बढ़ा तो सोचा। तब शिक्षा के क्षेत्र में इनका पदार्पण करने के बाद इन्होंने क्या किया, माता, परिवार, विद्यालय और घर जो होता था उनकी वकालत बन गई। वकालत बनने के बाद इन्होंने चिन्हित किया कि उन सुकुमार मति, सुकुमार मतलब जो कोमल हैं, सुंदर बालक है, किशोर हैं, उनके जो मन इतने कोमल हैं, मति यानी उनके जो अक्ल बहुत ज़्यादा कोमल हैं, वो बालकों की वकालत करने के उन्होंने बीड़ा उठाया और देखा कि परिवार उनका बीड़ा नहीं उठा, साथ ही साथ परिवार में फिर समस्याओं को चिन्हित करने के बाद कि समाज किस तरीके से इनको तैयार कर रहा है, तो माता पिता की वकालत करने की कोशिश की। यहाँ तक कि वो विद्यालय को समाज के सभी तबकों तक, समाज के सभी वर्गों तक पहुँच कर सीधा उन्होंने संवाद किया और जानने की कोशिश किया। तब ये जो अपने पूरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें शिक्षा का जो वकालत करने के बाद की गई। इनकी मृत्यु भी 30 जून 1939 ईस्वी के वर्ष हो गई थी। इसके बाद का जिक्र था, लेकिन बता दे रहे हैं अभी, क्योंकि जब तक पूरा जीवन यात्रा नहीं चलता तब तक वो वहाँ तक पहुँचना थोड़ा से अप्रासंगिक है। अब देखते हैं विशेष क्या है। 1916 से 1939 तक वे शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रीय शिक्षा के लिए सतत संस्टेबल यानी कि प्रयत्नशील रहे। मतलब पूरा 1916 से 1939 तक वे शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रीय शिक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। अब कारण क्या थे, कैसे 1916 से ये इनकी स्थिति कहाँ बनी। शुरू में अभी आगे जिक्र करेंगे कि दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन था। उस दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में ये जो कि एक राष्ट्रीय संस्था थी, उस राष्ट्रीय संस्था की स्थापना थी और इनके मामा जी थे, उनके मामा जी का नाम था हरगोविंद पांड्या, वो यहाँ के प्रचार। अब जो प्रचार थे तो उनका भी ताल्लुकात वहाँ से रहा और ये 1916 से इस संस्था के स्थायी सदस्य के रूप में इनको भी मनोनीत किया गया। और जब मनोनीत किया गया तो उसी संस्था में एक बाल भवन रूप संस्था चलती थी, जिसमें ये मुख्य प्रधानाध्यापक के तौर पर नियुक्त किए गए। तो वहाँ जब नियुक्त किए गए तो वहाँ की समस्या और बारीकी से, बच्चों की समस्या, अध्यापकों की समस्या, वहाँ वातावरण की समस्या, सारी समस्या को बहुत बारीकी से समझा। जब समझने के बाद जो इनका मुख्य उद्देश्य था, जिस तरीके से समाज बढ़ना चाहते हैं, बाल केंद्रीय शिक्षा, तो बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा इनको यहीं से जन्म देती है। तो आगे हम उसको विस्तृत और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अगला क्या था, इनका विश्वास था कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। मतलब हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक ओरिएंटेड होनी चाहिए, न कि उसके हिसाब से होनी चाहिए। जो शिक्षा बनाने वाला हो तो उसके ध्यान में रखना चाहिए। अतः बालकों के प्रति अति संवेदनशील रहने वाले व्यक्ति थे। गिरजू भाई बाल शिक्षक एवं बाल शिक्षा शास्त्री तो थे ही, वो बाल विकास के प्रारंभिक चरण के श्रेष्ठ शिक्षक प्रशिक्षक भी सिद्ध होते हैं। मीन्स क्योंकि उन्होंने पता था कि हमें ऐसी नींव खड़ी करना है, एक ऐसा पिलर तैयार करना जो इसके बाद बहुत बड़ी मजबूती के साथ बिल्डिंगें तैयार करना है। अगर इसको हम नहीं तैयार कर पाते, जो नींव हमारी फाउंडेशन बेस है, अगर ये बहुत अच्छे तरीके से मजबूत होगी, तभी आगे बेहतर से बेहतर तरीके, चाहे जितना इनके ऊपर बर्डन दिया जा सके, चाहे जितना बोझ दिया जाएगा, उसको सहन करने के लिए ये कैपेबल हो सकेंगे। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं। जैसे रचनाएं इनके दीवा स्वप्न, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धतियाँ, प्राथमिक विद्यालय में भाषा शिक्षा। तो इनकी जो रचनाएं थे बेसिकली 3 पार्ट में थी इन्होंने, क्योंकि समाज के सोसाइटी के बहुत बारीकियों का अध्ययन किया था। इनके करीब ये सारी पुस्तकें इनके गुजराती भाषा में थी, लेकिन समय समय पे अन्य भाषाओं में इनको ट्रांसलेट किया गया। तो करीब 200 इनके पुस्तकें थी। अब पुस्तकों को इनका जो स्वरूप था 3 भागों में डिवाइड था। मीन्स कहने का मतलब क्या था कि कुछ पुस्तकें इनके अध्यापकों के लिए थी, कुछ माता पिता के लिए थी, कुछ बच्चों के लिए, मतलब 3 भागों में समर्पित थी।
कि सभी को लिए कि आप अगर आप गार्जियन हो तो आप पढ़े लिखे हो तो आपका भी दायित्व बनता है कि बच्चों को बारीकियों जो आप चिन्हित नहीं कर पाते हो एक इनफॉर्मल एजुकेशन के रिगार्डिंग यानी अनौपचारिक शिक्षा तो आप दे रहे हो लेकिन वास्तविकता क्या आप इसको देखिए एक सैद्धांतिक एक मनोवैज्ञानिक तरीके से क्योंकि मनोवैज्ञानिकों को अभाव था गार्जियनों को तो उन्होंने पुस्तकों में जिक्र किया इसी तरीके से अध्यापकों किया कि जो आपका कन्वेंशियल है जो रूढ़वादिता परंपरागत तरीके से आप चले आ रहे हो उसके बारे में भी आपको जानना है और बच्चों के लिए भी मनोहर तरीके से उनके रुचि के अनुसार उनकी जिज्ञासा के अनुसार पुस्तकों की रचना की तो इसकी जो फर्स्ट बुक देख रहे हैं आप दीवा स्वप्न जिसे डे ड्रीम्स कहा जाता है ये अध्यापकों के लिए पूर्णतः प्रेरित वो थी समर्पित थी इसमें बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक होने के लिए पूर्णतः बात की गई थी यह भी गुजराती भाषा में लिखी हुई थी अब एक ऐसा विद्यालय एक ऐसे शिक्षण विधि एक ऐसे अध्यापक की ये कल्पना करके इस पुस्तक की रचना की है इन्होंने कि कैसा हमारा वास्तविक अनुभव क्या होना चाहिए उसमें उन्होंने सब कुछ सम्मिलित किया अब सम्मिलित करने के बाद वो जितने भी अध्यापकों की रूढ़वादी प्रक्रिया थी बालकों के बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता विद्यालय के प्रति लोगों के ड्रॉप आउट की समस्या जितनी भी थी बहुत बारीकी से उन्होंने चिन्हित किया इन्होंने कहा भी कि आज ही नहीं अनादि के आने वाले समय तक जब तक शिक्षा व्यवस्थाएं जिस तरीके से समाज में आधुनिक युग में अगर इस तरीके से शिक्षाएं प्रासंगिक होती रहेंगी तो अगर एक अध्यापक या फिर कोई भी कमीशन बनेगा तो दिव्य स्वप्न जैसे पुस्तक की प्रासंगिकता आदि से अनादि तक रहेगा इसका कोई अंत नहीं होने वाला इन्होंने ऐसी युक्ति की सुक्ति बोला था अगले इन्होंने कहा था इसका प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धति इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में जिक्र किया था जो कि ये भी शिक्षक के लिए समर्पित थे इन्होंने ये इसमें कुछ छोटे छोटे थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहते हैं कि विद्यालय नामक संस्था केवल अच्छे भले बुद्धिमान बालकों के लिए ही नहीं है अपितु हर तरह के बालकों के लिए है इस जो पुस्तक के मुख्य अंश था इन्होंने बोला है कि सभी के लिए है क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि जो बच्चा खराब है वो विद्यालय नहीं पहुंच पाता है वो अच्छा है बुद्धिमान है वही पहुंच पाए वो अच्छा नहीं उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी किसकी है जिम्मेदारी तो हमारी है हम ऐसी जिम्मेदारी अगर भागेंगे तो क्या होगा और फिर उनसे तुलना करेंगे कि वो अच्छे हैं वो ख़राब हैं वो चीज़ों से हमको भागना नहीं है और इसमें अगला एक पॉइंट देखने को मिला है कि इन्होंने कहा इस पुस्तक के माध्यम से कि आज का एक समाज एक अंधेरे कुएं में पड़ा सड़ रहा है उसे वहाँ से बाहर निकाल कर स्वच्छ करना और उसका कल्याण करना शिक्षा शास्त्री यानी जो उस समय के जो शिक्षक थे या जो चिंतक थे एजुकेशन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि परम धर्म है यानी शिक्षार्थियों का परम धर्म है कि समाज में जो कुएं में सड़ रहे हैं बालक उनको बाहर निकाल कर स्वच्छ करना विद्यालय के मुख्य धारा से जोड़ना उनका इस पुस्तक में ये शब्द समाहित है और अगला इसी पुस्तक के एक सार है कि विद्यालयों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त हो मीन्स एक अध्यापक को ये मैसेज देना चाहते थे एक संदेश देना चाहते थे कि आपका जो डेमोक्रेटिक तरीके से प्रजातांत्रिक स्वरूप होना चाहिए और प्रजातांत्रिक स्वरूप होने के नाते आपकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए भावनाएं आपके प्रत्येक व्यक्ति यानी क्लास के तो प्रत्येक व्यक्ति तक लक्ष्य होना चाहिए कि एजुकेशन पहुंचाने का साथ ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति तक आपका उद्देश्य होना चाहिए कि उसको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ सकें उसी तरीके से अगली बुक है कि प्राथमिक विद्यालय में भाषा शिक्षा ऐसे हो शिक्षक बहुत सारी बुक हैं जब हमारा उद्देश्य तो नहीं है बाकी चीज़ें जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग पढ़िएगा इसके बहुत ज़्यादा जिक्र किया सभी पुस्तकों में कहीं नहीं कहीं बाल के नहीं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात की और विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति बाल शिक्षा जैसा मैंने समझा शिक्षकों से चलते फिरते शिक्षा माता पिता के प्रश्न इन्होंने माता के करीब 50 प्रश्नों उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसके बाद इन्होंने चिन्हित किया कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उस समस्याओं को चिन्हित करके एक विद्यालय में रखने की कोशिश किया कि हाँ देखिए समस्याएं क्या है ग्राउंड लेवल क्या समस्या है इनको समय समय अपडेट करने की ज़रूरत है इसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है क्योंकि ये भारतीय तो थे साथ साथ इन्होंने कई वेस्टर्न फिलासफी थे जो बहुत ज़्यादा इनसे वो प्रभावित थे अब जैसे मारियो मोंटेसरी की पद्धति इन्होंने लिया तो उनके बहुत ज़्यादा
पूरे बुक को उनका रिव्यू किया, उनके पूरे शिक्षा सिद्धांत के, उनके जीवन दर्शन क्या उसका भी उन्होंने अवलोकन किया। जॉन लॉक महोदय को उन्होंने देखा, रूसो, पवेल जैसे वेस्टर्न फिलासफी को उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया। अब जब आप हम पढ़ेंगे जॉन लॉक, रूसो, पेस्टालॉजी, पवेल, मॉन्टेसरी, तो कुछ न कुछ कंट्राडिक्शन ही मिलेगा। क्योंकि पेस्टालॉजी कह रहे थे कि प्राथमिक विद्यालय वो प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए माता पिता देने चाहिए। अब प्रोबेल की तरफ जाते हैं कि नहीं, प्रोबेल ने कहा माता पिता ऐसे नहीं दे सकते, वो विद्यालय देगा, हम जैसे चाहेंगे उस तरीके से होगा। ये मतलब कि तो उसमें भी कंट्राडिक्शन, लेकिन उन्होंने क्या देखा, सारे कुछ जब पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि सब कुछ कैलकुलेशन, क्योंकि हमारे परिस्थितियाँ क्या कहती हैं उसके अनुसार उन्होंने ढालने की कोशिश किया। अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा जो कि इनका पासवर्ड है, यानी मुख्य उद्देश्य इन्होंने जिसके लिए इतना ज़्यादा कठिन तपस्या की, अपना कानूनी वकालत छोड़ के शिक्षा में पदार्पण करते हैं। गिजू भाई सच्चे अर्थों में एक छात्र मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। मीन्स यानी कि इस क्षेत्र में बच्चों की भावनाओं को समझना कोई आसान बात नहीं है। व्यवहारिक रूप तो समझ सकते हैं, लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप सोचेंगे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। मर्मज्ञ इन सेंस कि गूढ़ रहस्य जाने वाले, गूढ़ रहस्य जानने वाला ऐसा व्यक्ति तो उस किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र हो सकता है, उसमें मर्मज्ञ थे ये। अब आता है इनका दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन, जहाँ से ये अपने जीवन की नया स्वरूप ढालने का प्रयास किया है। तो दक्षिणामूर्ति भवन ये गुजरात में हमने पहले ही जिक्र कर चुकी है। भावनगर गुजरात में संस्था स्थापित है, क्योंकि उस समय जब देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनौती थी, गांधी जी बढ़ रहे थे, तो इसके साथ जैसे दक्षिणामूर्ति भवन है ये, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा के लिए प्रेरित था। इसी के समांतर में अगर आप देखेंगे तो जो राष्ट्रीय शिक्षा के अन्य केंद्र थे, जैसे काशी विद्यापीठ जो कि 10 फरवरी 1921 में वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी, उसी के बराबर ये देखेंगे आप गुजरात विद्यापीठ, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 1920 को हुई थी। और तिलक विद्यापीठ, इसकी स्थापना 1921 में महाराष्ट्र में हुई थी। तो उसी हिसाब से उसके समांतर ये दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन गुजरात में स्थापित किया गया था, क्योंकि उस समय वेस्टर्न जो एजुकेशन थी पूर्णतः अंग्रेजी थी, कि काम के बदले दाम के परिभाषा पे आधारित थी, वो फिर लाभ हानि पे आधारित थी। एक अच्छे समाज का जो वर्ग तैयार करना था, चारित्रिक, सामाजिक और राजनैतिक और सांस्कृतिक विरासत संजोए हुए ऐसे लोगों की टीम तैयार करना, वो नहीं तैयार कर पा रहे थे। तो इन्होंने गांधी जी और ऐसे उनके जो साथी लोग थे, उनके विचार आए कि ऐसे संस्थान स्थापित किए जाए जो कम से कम ऐसे चारित्रिक और नैतिक विकास हो, जो समाज में कहीं न कहीं एक समरसता स्थापित हो पाए और कहीं न कहीं एक अनेकता जो है एकता स्थापित हो पाए, क्योंकि हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़ना है। उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, उसी उद्देश्य को तय करने के लिए उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। उसी के संदर्भ में दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन जो कि गुजरात में स्थापित था। अब दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन के आचार्य के रूप में 4 वर्ष तक कार्य करने के बाद इन्होंने को, जब हमने बताया कि 1916 में ये स्थायी सदस्य बने और 4 वर्ष लंबा एक अंतराल बिताने के बाद ही 1922 में गिज्जू भाई ने दक्षिणामूर्ति भवन में एक बाल मंदिर की स्थापना की और इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को रखा और उनके बीच उन्होंने शिक्षा प्रदान करनी शुरू की। इसके पहले तो उच्चतर देख रहे थे, उच्चतर मतलब एक स्थायी सदस्य के रूप में, लेकिन कहीं न कहीं रेगुलेटिव बॉडी थे तो किसी के नियंत्रण में ये थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि समस्याएं कुछ विकट है, तब उसी दक्षिणामूर्ति भवन में ही एक ऐसी परिकल्पना करते हैं कि बाल मंदिर की स्थापना करते हैं, जिसमें 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे को एडमिट करने की बात करते हैं। मेरे हिसाब से